मैं अभेश कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल उत्थान है ऑनलाइन क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है और जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। तत्पश्चात हम लोगों ने जो यूपीएससी पीटी में जो सिलेबस है हिस्ट्री का, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। उसके बाद जो है मेंस के बारे में। लेकिन अब हम लोग जो है शुरुआत कर रहे हैं कि जो भारतीय जो इतिहास जो है विषय वो क्या है, और हम लोगों को यूपीएससी के अंतर्गत जो कि जीएस सेक्शन है, पीटी हो चाहे मेंस हो, तो उसके अंतर्गत जो है किन सिलेबस का अध्ययन करना है, किन चीज़ों का अध्ययन करना है। तो हम लोग जो है जीरो लेवल से चलेंगे। जो लोग जो है इतिहास विषय को नहीं जानते हैं, जो जीरो लेवल से जानना चाहते हैं, उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे जो इतिहास विषय है उसको हम लोग जो है भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन विश्व का इतिहास जो है आपको ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल के अंतर्गत पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। पीटी के जीएस पीटी में या फिर जीएस मेंस के अंतर्गत हम लोग जो है भारतीय इतिहास और कला संस्कृति की बात करेंगे। हालांकि कला और संस्कृति जो है आपको जीएस हिस्ट्री में मेंस के अंतर्गत आता है, लेकिन पीटी के अंतर्गत एक सामान्य इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मध्यकालीन भारत यानी मेडिएवल हिस्ट्री, और तीसरा होता है आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से कि प्राचीन भारत की जो शुरुआत कहाँ से होती है और ये इसकी समाप्ति कहाँ पे होती है। उसके बाद जो है सेकेंड सेक्शन में हम लोग आएंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। थर्ड सेक्शन के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत की बात करेंगे। वैसे तो देखा जाए कि इतिहास की शुरुआत जो है, जो कि मानव इतिहास का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो है पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक अभी इन चीज़ों की खोज कर रहे हैं कि किन किन ग्रहों पर जो है जीवन संभव है। जैसे मंगल ग्रह की बात करें, चाहे अन्य ग्रहों की भी खोज चल रही है। लेकिन यह जो है तथ्यात्मक रूप पर जो है पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता पर्याप्त है, जो कि मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 4.8 अरब वर्ष पूर्व हुई, और वहां से हम देखते हैं कि बहुत सारे हिमयुग आए। फिर जो है हम लोग बात करते हैं पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक करके, मतलब इन तमाम कालों कल्पों में जो है उसका विभाजन होता है। लेकिन हम लोगों को फोकस करना है मानव सभ्यता से शुरुआत को लेकर के, क्योंकि जहाँ से जब से मानव की सभ्यता की शुरुआत होती है, तो हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका जो क्षेत्र है वहाँ से जो है मानव सभ्यता के विकास होती है। उसके बाद जो है वहाँ से फिर उनका विस्तार होता है, और फिर दूसरे क्षेत्रों में जो है वो चले जाते हैं। तो और हम सभी जानते हैं कि भारत में जो है सबसे पहला जो मानव जो दिखाई दिया था वो जो है नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में दिखाई दिए थे लोग, और उसके बाद जो है फिर मानव सभ्यता का विकास होती है। तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहला जो काल आता है मानव सभ्यता के अंतर्गत, वो होता है पाषाण काल। पाषाण काल जो है, पाषाण काल नाम इसीलिए दिया गया है कि उस समय जो है मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पाषाण उपकरण काफी उपयोगी साबित होते थे, और उनके जीवन यापन के लिए इनका जो है महत्वपूर्ण सहयोग होता था। तो इसीलिए पाषाण उपकरण के जो सहयोग थे मानव सभ्यता के विकास में, चाहे मानव जीवन को बेहतर बनाने में, चाहे उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, तो इसीलिए उस काल को जो है पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, अर्थात स्टोन एज के नाम से जाना जाता है।
इसको सामान्यतः जो है तीन हिस्सों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें जो है पहला पूर्व पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक और नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक। इसका इंग्लिश में भी जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। जैसे एक प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में कि कैल्कोलिथिक एज किसको कहते हैं, तो ताम्र पाषाण काल को कहते हैं। उसी तरीके से अगर पूछ दे कि नियोलिथिक एज किसको कहते हैं, नवपाषाण काल को कहते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि पाषाण काल को तीन हिस्सों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इनका वर्गीकरण किस आधारों पर हुआ, तो इनका वर्गीकरण जो है उस समय जो उपकरण कितने जो है सुडौल थे, कितने बेडौल थे, उनका साइज क्या था, उनकी जो है मतलब उनमें जो है पैनापन की तरह था, ठीक है ना। इस आधार पर जो है जो पत्थर के उपकरण जो पाए गए हैं और उन उपकरणों की जो क्वालिटी थी, ठीक है, तो उस क्वालिटी के आधार पर जो है कालों का विभाजन किया गया है। यानी शुरुआत में जो है जो उपकरण होंगे पत्थर के वो काफी बड़े बड़े होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, मध्य पाषाण काल आएगा, नवपाषाण काल आएगा, तो उसमें जो है पत्थर के जो उपकरण हैं उनकी क्वालिटी में काफी बेहतरी आएगी, सुधार होगा। तो फिर पूरा पाषाण काल को भी जो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और ऊपरी पूरा पाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। तो लेकिन हम लोग जो है सामान्य तौर पर पूरा पाषाण काल की ही बात करेंगे। और पूरा पाषाण काल की बात करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि शुरुआत में जो मानव का जो जीवन था वो मानव को जो है आखेटक था यानी शिकारी था, हंटर था, और दूसरा जो फूड गैदरिंग करता था यानी जो है खाद्य संग्राहक था। तो उस समय जो मानव का जो जीवन यापन था, मानव का जो जीवन शैली था, वो जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक की भूमिका में था मानव, और जिसमें जो पत्थरों का जो हथियार है, जो उपकरण है, वो उनको सहयोग करते थे। इसीलिए इस काल का नाम पाषाण काल। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मनुष्य जो है वो पशुपालन को बढ़ावा देता है, फिर कृषि को बढ़ावा देता है। तो हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेंगे। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मनुष्य आखेटक है, खाद्य संग्राहक है। मनुष्य को जो है अग्नि की जानकारी नहीं है, यानी अग्नि को जानता है लेकिन अग्नि का उपयोग कैसे करना है ये उसको जानकारी नहीं है। ये जानकारी कब होगी, तो नवपाषाण काल के में आकर के मनुष्य को पता चलेगा कि अग्नि का प्रयोग कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है अपने जीवन यापन में। लेकिन यहाँ पर उनको जानकारी जरूर है कि आग होता क्या है, लेकिन उसका यूज कैसे करते हैं ये उनको नहीं पता है। दूसरी बात कि अभी हम लोगों ने बात की कि नर्मदा नदी घाटी जो है वहां पर मानव जो है सबसे पहले, भारतीय भूभाग की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, तो वहां पर सबसे पहले जो है मानव दिखाई दिया था नर्मदा नदी घाटी में। उसके बाद फिर विस्तार हुआ, और विस्तार के साथ साथ जहाँ जहाँ लोग गए वहां पर इनकी एक संस्कृति डेवलप हुई, एक सामाजिक व्यवस्था डेवलप हुई, और उन्हीं चीजों को हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं कि इस काल में जो लोग थे वो पहाड़ की कंदराओं में रहते थे, या फिर पेड़ की छाल, शुरू में तो नग्न अवस्था में रहते थे, बाद में जो है पेड़ की छालों का प्रयोग इन्होंने अपना तन ढकने के लिए किया। तो फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि अग्नि का जानकारी थी, लेकिन आग का उपयोग कैसे करते हैं ये उनको नहीं पता था। दूसरी बात कि चित्रकारी का जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफा से मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफा, वहां से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चित्रकारी का पाया जाता है, जो कि आपको पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो होमो सैपियंस यानी मानव सभ्यता का जो विकास होता है, तो सबसे प्रज्ञ मानव, सबसे ज्ञानी मानव जो है होमो सैपियंस को माना जाता है। हालांकि इनका जो विकास है वो जैसे रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होते हुए जो है गुजरते हुए पहुंचता है आपको होमो सैपियंस में। और होमो सैपियंस का जो विकास है वह आपको ऊपरी पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है, और जितने भी मानव हैं वो सब इन्हीं के जो है वंशज माने जाते हैं, होमो सैपियंस। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल की जो विशेषता है वह है पशुपालन को लेकर।
और दूसरी बात कि इस काल में आकर के लोगों ने सूक्ष्म पाषाण उपकरण का प्रयोग शुरू कर दिया था और साथ ही हड्डी के उपकरण का भी प्रयोग शुरू किया था। तो इस मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय सूक्ष्म पाषाण उपकरण का प्रयोग शुरू हो चुका था। तो माइक्रोलिथिक एज भी इसको बोलते हैं, इस मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज को। अच्छा, इस काल की विशेषता, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि इस काल की विशेषता थी पशुपालन, और पशुपालन का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से मिला है। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको मध्य पाषाण काल में पशुपालन का मिलता है, और सबसे पहले जो पशु पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नवपाषाण काल में आते हैं। नवपाषाण काल में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर कृषि की शुरुआत होती है। कृषि की शुरुआत होती है, स्वाभाविक सी बात है, कृषि भूमि पर करना है, खेतों में करना है, और उसके लिए मानव को एक जगह इकट्ठा होना होगा, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तक लोग जो है खानाबदोश जीवन जी रहे थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह संसाधन की आपूर्ति के हिसाब से, जहाँ पर संसाधन की आपूर्ति कम हो जाती थी फिर उस जगह को छोड़कर के लोग उन जगहों पर चले जाते थे जहाँ पर संसाधन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो। लेकिन नवपाषाण काल में जब कृषि की शुरुआत होती है और कृषि के लिए लोगों को इकट्ठा होना होता है, ठीक है ना, तो फिर ये लोग जो है एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और नवपाषाण काल में जो है कृषि की शुरुआत होती है, फिर जो है चाक, जिससे जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उनका आविष्कार होता है। फिर पहिया का आविष्कार होता है, और पहिया का आविष्कार तो इसीलिए होता है ताकि जो अनाज जो उत्पादित हो रहा था, तो अभी मैंने बताया कि कृषि की शुरुआत जो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई है, नियोलिथिक एज में हुई है। तो उन संसाधनों का जो है, जो अनाज का उत्पादन होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनको जो है गाड़ी की आवश्यकता थी, और उसमें जो पहिया की आवश्यकता थी जिसको खींच के जो है ले जाया जा सके। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि पशुपालन की शुरुआत हो गई थी मध्य पाषाण काल में, तो कुत्ता को जो है पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे अन्य पशुओं को भी पालतू बनाया गया, जिनके सहायता से उन गाड़ियों को खींचा जाता था, जिसमें वो पहिया लगे होते थे। फिर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि अग्नि की जानकारी जरूर पूरा पाषाण काल में मिलती है, लेकिन अग्नि का प्रयोग कैसे करना है वो नवपाषाण काल में होता है। उसके बाद जो खाद्य उत्पादन हो रहा है, उन खाद्य वस्तुओं को रखने के लिए जो है मिट्टी के बर्तन की जरूरत थी। तो नवपाषाण काल में सर्वप्रथम जो है मिट्टी का बर्तन हमको दिखाई देता है, और चाक से इसका निर्माण होता है। और नवपाषाण काल तक आते आते जो पत्थर के जो उपकरण हैं वो और बेहतर हो जाते हैं, और नुकीले हो जाते हैं, और धारदार हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि ताम्रपाषाण काल की, जिसको कैल्कोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। और ताम्रपाषाण काल जो है वो इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इस काल में लोग सर्वप्रथम तांबा नामक धातु का प्रयोग शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तांबा धातु का प्रयोग करने के साथ साथ लोग पाषाण उपकरण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी समाज में कोई कुछ विकसित लोग होते हैं, कुछ जो है थोड़ा विकासशील होते हैं, कुछ पिछड़े लोग होते हैं। तो इसके आधार पर तीनों तरह की सभ्यता, तीनों तरह की स्थिति साथ साथ चलती रहती है। तो उस समय पाषाण उपकरण का भी उपयोग हो रहे थे, लेकिन जो विकसित लोग थे वो लोग जो है तांबे का भी जो है प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। और तांबा और प्लस जो पाषाण था, उन दोनों को मिक्स करके या दोनों का ये उपयोग करके इन लोगों ने एक नवीन उपकरण का प्रयोग किया, और जिसका जो है आखेट के साथ साथ जो है अब कृषि के लिए भी उनका उपयोग होना शुरू हो गया। क्योंकि अब आखेट के लिए उपकरण की आवश्यकता थी, साथ ही जुताई के लिए भी जो है बेहतर उपकरण की आवश्यकता थी, ताकि जितनी गहरी जुताई होती उतना ही ज्यादा मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, उनकी जो पोषक तत्व है, उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता था, और अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, उनकी आवश्यकता बढ़ती है, तो हमको उत्पादन को बढ़ाना होता है, अन्यथा मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
तो डिमांड एंड सप्लाई वाली स्थिति थी, यानी जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ रही थी उत्पादन बढ़ाना था। उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि उपकरण को और धारदार होना चाहिए था और बेहतर जुताई होनी चाहिए थी, ताकि भूमि के जो पोषक तत्वों का जो है अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। अब ताम्र पाषाण काल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ से जो है तांबा धातु का जो है सबसे पहले उपयोग करते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने इस सेक्शन का नाम रखा है धातु युग। धातु युग के अंतर्गत हम लोग इन चीजों को पढ़ रहे हैं। इधर जो है पाषाण काल था। उसके पश्चात जो हम लोग देखते हैं कि तांबा के साथ साथ जो है टीन, तांबा प्लस टीन जो धातु है उसको प्रयोग करके जो है कांसे का उपकरण बनाया जाता है, जो कि इससे पहले के जो भी उपकरण है उनके बनिस्पत कहीं ज्यादा मजबूत थे, कहीं ज्यादा जो है बेहतर काम कर सकते थे उपकरण के रूप में, चाहे वो कृषि उपकरण हो चाहे आखेट के लिए हो। तो इसको जो है ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। और हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युग के अंतर्गत आता है, और यह पहली नगरीय सभ्यता थी। अच्छा, नगरीय सभ्यता विकसित कैसे हुई? तो निश्चित तौर पर जो ब्रॉन्ज था, जो कांसा था, उसका उपयोग करके जो है बेहतर जुताई होती थी, बेहतर उत्पादन होता था, और जब सरप्लस प्रोडक्शन हो यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन जब हो तो उसका जो है व्यापार होता है। और व्यापार करने के लिए हमको किसी निश्चित क्षेत्र की आवश्यकता होती है जहाँ पर जो उत्पादक पहुंचे और जहाँ पर उपभोक्ता पहुंचे, और वहाँ पर जो है जो वस्तु विनिमय प्रणाली हो चाहे अन्य माध्यमों के थ्रू जो वस्तु का जो है खरीद बिक्री हो, तो उन क्षेत्रों को जो है धीरे धीरे वो क्षेत्र जो है धीरे धीरे नगर के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो इसीलिए कांस्य युग में जो है जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने अधिक उत्पादन किया, जिसके कारण व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला, और व्यापार वाणिज्य के लिए जिन क्षेत्रों का विकास हुआ उनको नगर कहेंगे, और नगर जो है प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को देख सकते हैं। उसके बाद ब्रॉन्ज एज के अंतर्गत ही जो है ऋग्वैदिक काल भी आएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल का जो विभाजन है वह इस आधार पर ही हुआ है कि 1000 बीसी में लोहा का आविष्कार होता है, लोहा का प्रयोग शुरू होता है। वैसे वैदिक काल को हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। वैदिक काल जो है आपको 1500 से 1000 और 1000 से 600 बीसी। तो ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 तक है, और उत्तर वैदिक काल जो है पोस्ट वैदिक एरा जिसको बोलेंगे वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। तो इसका विभाजन किस आधार पर हुआ? तो विभाजन इस आधार पर हुआ कि 1500 से 1000 तक कांस्य युग ही चलता रहा ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, लेकिन जब लोहे का आविष्कार हुआ तो उससे क्या हुआ कि सामाजिक स्तर पर जो उत्पादन है चाहे सामाजिक जो है ताना बाना है उसमें जो है काफी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, और जिसके कारण जो है अर्थव्यवस्था सामाजिक व्यवस्था पर जो है काफी व्यापक प्रभाव पड़ा। और उन प्रभावों का अध्ययन करके हम जो है वैदिक काल को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक ऋग्वैदिक काल जो कि कांस्य युग के अंतर्गत आता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि लौह युग के अंतर्गत आता है, क्योंकि 1000 बीसी में लोहे का आविष्कार हुआ और फिर उस लोहे का प्रयोग करके सामाजिक और आर्थिक स्तर पर काफी बदलाव हुए। राजनीतिक स्तर पर भी बदलाव होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह जो है जो व्यापारी वर्ग, तो व्यापारिक जो वर्ग थे उनका जो संघ होता था उनके थ्रू जो उस समय का प्रशासन चलता था। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण माने जाते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ तो उसके बाद जो है फिर जो एक नवीन संस्कृति, नवीन जो एक व्यवस्था जो डेवलप हुई, जो आर्यों द्वारा डेवलप की हुई मानी जाती है, तो उसको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और वैदिक सभ्यता से जो है फिर से जो कि फिर से ग्रामीण सभ्यता हो गई, यानी हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जो कि पाषाण काल से जो है धीरे धीरे डेवलप होकर के पहुंची थी यहाँ तक। फिर इसका जब पतन हुआ तो फिर से ग्रामीण सभ्यता डेवलप हुई, और ये ग्रामीण सभ्यता जब आगे बढ़ी तो फिर महाजनपद काल जो है यानी 600 बीसी, यहाँ फिर जो है द्वितीय नगरीय सभ्यता डेवलप होती है गंगा नदी के किनारे। तो पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत है, जिस
और दूसरा जो है आपको महाजनपद काल के अंतर्गत 600 BC से प्रारंभ होता है। ये देखते हैं हम लोग। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो ग्रामीण सभ्यता थी और उस समय की जो सामाजिक ताना बाना जो था, चाहे राजनीतिक व्यवस्था जो थी, उसको हम लोग कैसे देखते हैं कि उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें परिवार जो है सबसे निचला स्तर होता था और परिवारों को मिला करके कुल का निर्माण होता था, कुल को मिला करके विश्व का निर्माण होता था और विश्व को मिला करके जन का निर्माण हो जाता था। यानी उस समय जो सबसे बड़ा सामाजिक संगठन या फिर राजनीतिक संगठन की बात करें, ठीक है, तो वह जो है जन था। तो बहुत सारे जो है जन डेवलप हो गए, जैसे भरत जन, तुर्वस जन, क्रीमी जन, ठीक है। अच्छा, ये जो जन थे ये आपस में लड़ने लगे और लड़ते हुए जो मजबूत जन थे उन्होंने कमजोरों को पराजित करके उनको अपने में मिला लिया और फिर धीरे धीरे जो है आपको ये जो जन जो है वो बदल गए जनपद में। यानी ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो सबसे बड़ा जो सामाजिक संगठन और जो कि आगे राजनीतिक संगठन भी होगा तो वह जन था, लेकिन जो मजबूत जन थे उन्होंने कमजोर जन को पराजित करके अपने में समाहित कर लिया और एक बड़ा स्वरूप धारण किया जो कि जनपद के रूप में जाना जाता है। और फिर ये जनपद जो है 1000 BC से 600 BC के अंतर्गत, लेकिन इससे आगे जब 600 BC के अंतर्गत जब हम लोग आते हैं, जब तृतीय नगरीय क्रांति शुरू होती है गंगा नदी घाटी में, तो फिर यहाँ पर महाजनपद के रूप में डेवलप होता है। कैसे? तो जो मजबूत जनपद थे वो कमजोर जनपद को पराजित करके अपने में समाहित कर लेते हैं और फिर महाजनपद का स्वरूप धारण कर लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पहला जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू होता है वो आपको इसी महाजनपद काल के अंतर्गत होता है और उस समय 62 संप्रदाय डेवलप होते हैं, जिनमें 2 संप्रदाय काफी महत्वपूर्ण हैं। एक है भगवान महावीर के द्वारा प्रचलित या प्रसिद्ध किया हुआ जैन धर्म, जिसके प्राचीनता सिद्ध करने के लिए बताया जाता है कि बहुत पहले ऋषभ देव ने उसकी शुरुआत की थी और 23वें तीर्थंकर के रूप में जो है पार्श्वनाथ को माना जाता है। उसके बाद इसको प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है भगवान महावीर को। और दूसरा जो संप्रदाय था, दूसरा जो धर्म था वो था आपको बौद्ध धर्म, जिसकी शुरुआत भगवान बुद्ध ने की थी। और उन लोगों ने जो है सामाजिक स्तर पर जो तमाम जो परंपरागत रीति रिवाज थे जो कि शोषणकारी सिद्ध हो रहे थे, तो उसमें जो है फेरबदल करने के लिए और सामाजिक जो एक व्यवस्था बनी हुई थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कुछ तबकों को जो है बहुत ज़्यादा सुविधाएं थी, कुछ को जो है बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, तो या फिर सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। तो इन लोगों ने सामाजिक और आर्थिक समानता की बात की और इसीलिए पहला जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था वो इसी काल में डेवलप होता है और 62 संप्रदाय थे, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण समुदाय हैं, बौद्ध और जैन। तो उस समय नगरीय सभ्यता भी डेवलप होती है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी शुरू होता है और अगर राजनीतिक स्तर या सामाजिक स्तर पर बात करें तो महाजनपद काल में डेवलप होता है। और जो बौद्ध ग्रंथ हैं अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। और अगर भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है उसमें देखा जाए तो उसमें भी 16 जो महाजनपद हैं उनकी चर्चा की गई, उनकी राजधानियों की चर्चा की गई है। फिर इस महाजनपद में कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद थे, जैसे काशी, जैसे कौशल, जैसे मथुरा, जैसे मगध, जैसे अवंती। तो इन जो महाजनपद थे उनमें से जो सबसे मजबूत महाजनपद था, जिसको हम लोग मगध के नाम से जानते हैं, तो उसने जो है समय के साथ साथ, यानी जैसे जैसे वहाँ पर अलग अलग वंश आते गए, उन लोगों ने अन्य महाजनपदों को अपने अपने समय में पराजित किया और मगध के अंतर्गत मिला लिया और धीरे धीरे मगध महाजनपद जो है वो मगध साम्राज्य बन गया। और फिर मगध साम्राज्य में वंशावली की बात करेंगे और सबसे पहले मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं हर्यंक वंश
फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद नंद वंश, और नंद वंश को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि जिनके गुरु थे चाणक्य, या चाणक्य को ही जो है विष्णुगुप्त भी बोलते हैं या फिर कौटिल्य भी बोलते हैं, तो अपने गुरु चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य एक ही नाम है, उनके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धनानंद था, जो कि एक विरासत प्रवृत्ति का शासक था और नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको पराजित करके विस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर जो है मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की। और मौर्य साम्राज्य का जो है या मौर्य वंश का तत्कालीन जो समाज था, अर्थव्यवस्था थी, जो संस्कृति था, उस पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि उस पूरे काल को जो है मौर्य काल के नाम से लोग जानते हैं। और मौर्य काल जो है 300, कहीं पर 322 बीसी लिखता है, कहीं पर 323 बीसी लिखता है, तो यहाँ से शुरुआत करके 187 बीसी तक जाता है। और फिर वो जो है मौर्य काल में बहुत सारे शासक भी आते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, फिर उनके पुत्र जो है अशोक हैं, फिर आगे भी और महत्वपूर्ण शासक आते हैं। लेकिन अशोक के बाद जो है मौर्य वंश का पतन शुरू हो गया था और धीरे धीरे 187 बीसी में जाकर के मौर्य काल की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद फिर मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में जो भारतीय भूभाग है, और हम सभी एक बात और जान लें कि जो मौर्य काल था उसमें बहुत बड़ा भूभाग को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से एकत्र किया गया था, क्योंकि हम देखें कि नीचे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, ऊपर जो हिमालय तक का जो रीजन है, पश्चिम में जो ईरान तक का जो हिस्सा है, और पूरब में जो असम तक का जो हिस्सा है, ठीक है ना, वहाँ मौर्य काल के अंतर्गत समाहित था, शामिल था। तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा भूभाग जो है मौर्य काल के अंतर्गत उसका राजनीतिक एकीकरण किया जा चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे मौर्य काल के जो शासक थे जब कमजोर पड़ने लगे, तो जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। फिर जो मौर्यों के जो देशी उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी अलग अलग क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित किया। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो मौर्योत्तर काल था उसमें मौर्यों के जो है देशी उत्तराधिकारी जो थे, शुंग थे, कर्ण थे और शातवाहन थे। उसी तरीके से जो विदेशी उत्तराधिकारी थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र था जिसको अपने अधीन लाया था, तो उसमें जो है इंडो ग्रीक थे, हिंदी यूनानी जिसको बोलते हैं, उसके बाद शक थे, उसके बाद पार्थियन थे जिनको पहलव भी बोलते हैं, और कुषाण थे। और हम सभी देखेंगे कि जो देशी जो उत्तराधिकारी थे उनमें सबसे स्ट्रांग हुआ सातवाहन, और जो विदेशी उत्तराधिकारी थे उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ कुषाण। और कुषाण ने धीरे धीरे क्या किया कि पूरे उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा लिया, और सातवाहनों ने अपने आप को स्ट्रांग किया दक्षिण में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में कुषाणों के जो सामंत थे गुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच, तो ये जो श्रीगुप्त जो थे उन्होंने जब कुषाण वंश कमजोर पड़ने लगा, उसके उत्तराधिकारी जब कमजोर पड़ने लगे, तो उसके जगह पर श्रीगुप्त ने जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, जिनको संस्थापक माना जाता है। उसके बाद घटोत्कच आते हैं, लेकिन गुप्त वंश का जो है वास्तविक संस्थापक जिनको माना जाता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने जो है कुषाणों की जो है अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात आते हैं समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को हम सभी जानते हैं भारत के नेपोलियन के नाम से, क्योंकि समुद्रगुप्त ने ही जो है बड़े पैमाने पर जो अभियान चला करके बहुत सारे क्षेत्रों को पराजित किया था। और हालांकि समुद्रगुप्त की समस्या यही थी कि उसने जो है तमाम क्षेत्रों को जीता जरूर था, लेकिन उसका राजनीतिक एकीकरण नहीं किया, जिसके कारण समुद्रगुप्त के पश्चात फिर मतलब उन क्षेत्रों को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से एकत्रित नहीं किया जा सका। और उसके बाद जो है जब चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके प्रभाव में जो है काफी कम ही क्षेत्र थे, जैसे उत्तर भारत की बात करें और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से। उसके बाद जो है फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है जो कि विक्रमादित्य थे, उसके बाद जो है आपको अन्य शासक आते हैं, जिसमें कुमारगुप्त हैं, कुमारगुप्त के बाद अस्कंदगुप्त हैं, और अस्कंदगुप्त के बाद जो शासक आते हैं काफी कमजोर होते हैं, जिसके कारण गुप्त काल फिर कमजोर पड़ जाता है।
फिर गुप्त काल जब कमजोर पड़ता है तो उनके प्रभाव क्षेत्र में जो हिस्सा था, जो क्षेत्र था, वहां पर जो है फिर छोटे छोटे शासक डेवलप हो जाते हैं उन क्षेत्रों में, और जो कि गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत आते हैं। और गुप्तोत्तर काल जो है वो आपको 550 एडी से 750 एडी तक जाता है। और इस तरीके से आपको प्राचीन भारत का जो इतिहास है वह जो पूरा पाषाण काल से शुरुआत होती है वो 750 एडी अर्थात गुप्तोत्तर काल तक जाकर के ये समाप्त हो जाता है। तो इसका जो क्रम था इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, और मोटा मोटी एक अध्ययन किया हमने। अगर किसी भी छात्र को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीज़ों पर और अधिक जानकारी देने की जरूरत है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं। हम लोगों ने एक चैनल शुरू किया है टेलीग्राम पे, उत्थान एग्जाम क्रैक्स करके, यानी उत्थान एग्जाम्स क्रैक। तो आप जो है टेलीग्राम पर भी जो है हमको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर जो है कमेंट कर सकते हैं। साथ में यूट्यूब पर भी जो है इस वीडियो को डाल दिया जाएगा, उसमें आप जो है अपना कमेंट कर सकते हैं और जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो आप लोग दे सकते हैं। और फिर यदि आप लोगों का कुछ सुझाव रहा, कुछ रिक्वायरमेंट रही तो उस पर हम लोग जो है थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अन्यथा हम लोग जो है इसके भारतीय इतिहास के जो सेकेंड सेक्शन जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जो है अध्ययन करेंगे और उसके बेसिक्स को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ, कौन कौन से वंश थे इसमें, ठीक है, उनका कार्यकाल कौन सा था, उसका क्या विशेष प्रभाव पड़ा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो आने तक धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।